हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्याय है 5वां, यात्रियों के नजरिए। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। ये पार्ट 5 है, जिसमें हम ब्लू बॉक्सेस पढ़ेंगे। ब्लू बॉक्सेस का मतलब है जो पैसेज वगैरह है ना आपके चैप्टर में, उसको हम देखेंगे। वहां से भी क्वेश्चन आता है, पैसेज बनकर आ जाता है यहाँ से एग्जाम में, और 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको उत्तर करने होते हैं। तो बड़े ही महत्वपूर्ण है, इन्हें भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या 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 इसमें दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू बन एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला जो पैसेज है वो है, उसका नाम है अल बरूनी के उद्देश्य। जैसे कि आप देख रहे हैं, अल बरूनी के उद्देश्य, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, अल बरूनी नाम का जो व्यक्ति था वो 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। तो उसके उद्देश्य क्या थे, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और बाकी जो मैंने अल बरूनी के बारे में जो पूरा वर्णन किया है, वो पार्ट 1 में मैंने समझाया था अल बरूनी को पूरा डिटेल में। उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा, पार्ट 1 अच्छा लगा होगा आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। अल बरूनी के उद्देश्य क्या थे वो देखते हैं। अल बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है। क्या बोला है इसने? अल बरूनी कहता है, उन लोगों के लिए जो सहायक, जो उनसे हिंदुओं, धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है, तो यहां पर बता रहा है कि धार्मिक विषयों पर वगैरह पर चर्चा हो रही है और उससे करना चाहिए और उन लोगों से जुड़ना चाहिए। तो बता रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अल बरूनी जो भारत आया था, वो जो धार्मिक जो ग्रंथ थे भारत के, जो उसमें ज्ञान है, उसको कहीं ना कहीं अपनी भाषा में अनुवाद करने के लिए आया था भारत में। ठीक है, तो अल बरूनी वही बता रहा है यहां पर। आगे, ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान क्या है देख लेते हैं। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रंथों का अनुवाद वगैरह करने लग गया वो, क्योंकि उसे कई भाषाएं आगे आती थी ऑलरेडी। फारसी हो गई, जिसमें से अरबी हो गई, और भी भाषाएं आती थी, और उसने बाद में संस्कृत भाषा भी सीख ली यहाँ पर आके, और उसने ग्रंथों का अनुवाद किया। उसने नई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। जो पतंजलि जो ऋषि हुए हैं, उनका जो व्याकरण है, उसका भी उसने अरबी में अनुवाद कर लिया। और अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्य को संस्कृत में अनुवाद किया। ठीक है, और जो यूक्लिड थे, जो यूनान के गणितज्ञ थे, अल बरूनी ने क्या किया, क्योंकि अल बरूनी यूनानी भाषा समझता था, तो उसने यूक्लिड का जो कार्य है, जो उसने गणित में लिखा हुआ है, तो उसका संस्कृत भाषा में भी अनुवाद कर दिया अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए। तो अल बरूनी ने सभी संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद अरबी में नहीं किया, जो यूक्लिड का यूनानी गणितज्ञ था, उसका जो ग्रंथ था, उसका भी अनुवाद कर दिया संस्कृत भाषा में। तो देख सकते हैं आदान प्रदान हो रहा है ज्ञान का यहां पर। ठीक है, आगे ये रेड बॉक्स है, देख लेते हैं। मापन तंत्र, सॉरी मापतंत्र विज्ञान, मापन के विज्ञान से संबंध रखता है। आ सकता है एग्जाम में एक आधी नंबर का आ जाए गलती से कि मापतंत्र विज्ञान क्या है, मापने के विज्ञान संबंध रखता है। आगे एक और जो बॉक्स है वो देख लेते हैं, हिंदू। इसमें बहुत अभी हंगामा मचा हुआ, अगर आप करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से अगर जुड़े हुए हैं, जो राजनीति में चल रहा है, वो इंडिया भारत पे एक डिबेट चल रही थी अभी, कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हल्का सा इसमें हल्का सा आपको जिक्र मिलेगा, थोड़ा देखते हैं। हिंदू, हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है। जो हिंदू जो है फारसी शब्द है, जो 6वीं और 5वीं शताब्दी में प्रयोग होता था, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। सिंधु नदी से जो पूर्व की ओर रहता था उसके लिए होता था। ठीक है, और अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा। सिंधु नदी के जो पूर्व का क्षेत्र है, मतलब भारत की बात हो रही है। सिंधु नदी को आप जब देखेंगे लोकेशन मैप में, तो सिंधु नदी के जो पूर्व का जो इलाका है, वो भारत के की बात हो रही है उसमें लगभग। ठीक है, तो उस इलाके को क्या कहा फारसी में? अल हिंद कहा। ठीक है, तरह यहां के निवासियों को हिंदी कहा और यहां के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंध से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, और जो तुर्क हुए बाद में, उन्होंने सिंधु से जो पूर्व की ओर रहने वाले हैं, पूर्व की मतलब भारत की बात हो रही है, तो हिंदू कहा उन्हें, और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। तो तुर्कों ने नाम दिया हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदवी। और इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं है। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बात की बात है। कहने का मतलब जो हिंदू जो शब्द है वो इसलिए प्रयोग किया गया कि सिंधु से पूर्व की ओर रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। जो हिंदू शब्द है वो धार्मिक पहचान को नहीं दिखाता है, वो भौगोलिक पहचान को दिखाता है। ठीक है, क्योंकि हम सिंधु नदी के इस पार रहते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू पढ़ा। ठीक है, सा को हा पढ़ते थे, तो वो हिंदू कहा उन लोगों ने। तो ध्यान रखना इस बारे में। ठीक है, तो ये जो है, जो ये शब्द है हिंदू है, धर्म का
पहचान नहीं है, बल्कि ये भौगोलिक पहचान पहले है, बाद में इसे धर्म की बात की गई। तो ध्यान रखना, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, सिंधु नदी को इंडस कहते हैं। और ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशाल पहुंच वाली एक भाषा, एक ब्लू बॉक्स है जिसमें बताया जा रहा है विशाल पहुंच वाली एक भाषा कौन सी है, वो देख लेते हैं। संस्कृत के विषय में अलबरूनी ये लिखता है, क्या लिखता है, यदि आप इस कठिनाई, संस्कृत भाषा सीखने की बता रहा है कठिनाई क्या आती है, से पाना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियां दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। जैसे शब्द वगैरह है जो संस्कृत के अरबी भाषा के, वो बोल रहा है कि अरबी से बिल्कुल अलग है संस्कृत के शब्द वगैरह, विभक्तियां वगैरह। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द चलते हैं, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है। बता रहा है एक ही शब्द चलता है कई वस्तुओं के लिए, तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये शब्द तो उसके लिए हो रहा था, अब ये शब्द उसके लिए भी प्रयोग हो रहा है। तो बता रहा है जो अलबरूनी को कठिनाई आई संस्कृत भाषा सीखने में, तो वो बता रहा है। ठीक है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। तो बता रहा है ये कठिन कितनी थी संस्कृत भाषा, और सच में उसे कठिन लगी थी। जब मैंने आपको पढ़ाया था अलबरूनी के बारे में, तो एक अवरोध वाला क्वेश्चन भी कराया था कि अलबरूनी को भारत में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। उन अवरोधों में एक भाषा का भी अवरोध था, जिसमें संस्कृत सीखने में उसे बड़ी समस्या आ रही थी, और संस्कृत नहीं सीखेगा तब तक वो भारतीय ग्रंथों को नहीं समझ सकता। तो संस्कृत तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो अधिकांश ग्रंथ है वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं भारतीय। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। आगे एक और पैसेज है, ईश्वर ही जानता है। देख लेते हैं क्या कह रहा है अलबरूनी इसमें, ईश्वर ही जानता है। ठीक है, जो शुरुआत के पैसेज है सारे मैंने अलबरूनी के लगा दिए हैं। ठीक है, आप अपनी किताब को देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, सारा आपकी किताब से लिए गया सारा कुछ। ईश्वर ही जानता है, यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अलबरूनी को जब एक ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला तो तथाकथित रूप से 2,16,432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है कि फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहां हवा और मिट्टी काफी आर्द्र होती है, आर्द्र माने जो ह्यूमिडिटी टाइप होती है, और ईश्वर ही जानता है। तो कहने वाले लकड़ी के बारे में बता रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बता दिया कि अलबरूनी क्वेश्चन करता था, किसी बात को ऐसे नहीं मान लेता था, किसी ने बोल दिया था अच्छा चलो मान लेते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, आपकी मैडम पढ़ा रही है, कोई भी पढ़ा रहा है, तो जो भी पढ़ा रहे हैं आप क्वेश्चन भी करना चाहिए आपको बीच में, है ना, जहां आपको लगे कि यार ये थोड़ा यार इससे हम सहमत नहीं है, तो अपनी सहमति असहमति बताते रहना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपको रेज करना चाहिए बीच में। तो वही अलबरूनी कर रहा है। अलबरूनी किसी भी चीज को मान नहीं लेता है, स्वीकार नहीं कर लेता है एज इट इज, वो उस पर क्वेश्चन करता है। तो लकड़ी की बात हुई तो उसने बोला लकड़ी यार इतने समय तक जिंदा कैसे रहेगी। ठीक है, लकड़ी तो आपको पता ही है खराब हो जाती है, लकड़ी तो घून वून लग जाता है उसमें, है खराब हो जाती है। तो वह वही पूछ रहा है वो भी सवाल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अलबरूनी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका क्वेश्चनिंग माइंड था, थोड़ा क्वेश्चन करता था वो। आगे वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं। अलबरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है, क्योंकि जब अलबरूनी भारत में आया तो वर्ण व्यवस्था चली रही थी, तो वर्ण व्यवस्था को देख रहा था अपनी आंखों के सामने, तो कैसे उसका वर्णन करता है देखते हैं। वो बोल रहा है सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, अलबरूनी बोल रहा है, ठीक है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बता देंगे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है। जो ब्रह्म है, एक हो गया ब्रह्मा, ठीक है, ब्राह्मण हो गया जो ब्रह्मा के सिर है, और एक हो गया ब्रह्म, ब्रह्म है जो प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को कभी कभी ब्रह्म भी पुकारा जाता है, तो ध्यान रखना। और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है, क्योंकि सिर जो होता है शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है, और सिर के समकक्ष रखा गया किसको, ब्राह्मणों को। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। तो ध्यान रखना इस बारे में, अलबरूनी कह रहा है ऐसी बातें सारी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो किताब में लिखा है वही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिसका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ, ठीक है। क्षत्रिय कैसे बने, ब्रह्मा के कंधों और हाथों से, उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में आपको पढ़ाई चुका हूं तीसरे चैप्टर में, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जाना की जरूरत नहीं है डिटेल में। उसके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्मा की जंगाओं से हुआ था। शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, यानी कि वैश्य और शूद्र के बीच अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ ही एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। तो यहां पर बता रहा है अलबरूनी की इतने अंतर होने के बाद भी एक ही गांव में रह रहे हैं और मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ये अलबरूनी का वर्णन है वर्ण व्यवस्था के बारे में। आगे तो ये अलबरूनी हो गया, यहां पर 5-6 पैसेज हमने अलबरूनी से लगातार बैक टू बैक देख लिए, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना पैसेजों को, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आ सकता है। वर्ण व्यवस्था वाला जो पढ़ाया मैंने पिछला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने ये दिखाया वाला वर्ण व्यवस्था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, पूरा पूरा पैसेज आपको दे दिया जाएगा, और नीचे क्या करा जाएगा, ये जब ये पैसेज दिया जाएगा आपको, तो नीचे
क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। नीचे नीचे 3 क्वेश्चन दे देगा ऐसे बना के, 3 क्वेश्चन दे देगा और इन 3 क्वेश्चनों के कहेगा कि इनको पढ़ के उत्तर दीजिए, ठीक है। और पैसेज में हो सकता है अलबरूनी का जिक्र ही ना करे, वो अलबरूनी का नाम छुपा ले और पूरी उसके पैसेज पढ़ा दे आपको, और अंत में कहे ये पैसेज कौन लिख रहा है, वर्ण व्यवस्था के बारे में कौन बात कर रहा है, कौन यात्री बात कर रहा है, तो आपको पता हो जाए ये तो भाई अलबरूनी बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। आगे, घोंसले से निकलता पक्षी। अब इब्न बतूता नंबर 2 यात्री जो था इस चैप्टर का, ठीक है, उसका नाम था नंबर 2 था इब्न बतूता। तो घोंसले से निकलता पक्षी, इब्न बतूता के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने जो बातें करी हैं वो इब्न बतूता के बारे में की थी, कहां से आया था, क्या था इब्न बतूता वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं पैसे जो बात करते हैं क्या बातें हो रही हैं इसमें। घोंसले से निकलता पक्षी का मतलब है, घोंसले का मतलब है इब्न बतूता का जो भी आवास है, जो घर था वो, और पक्षी का मतलब है यहां पे इब्न बतूता अपनी बात कर रहा है, अपने आप को पक्षी की तरह मान रहा है वो। देखते हैं, घोंसले से निकलता पक्षी जो है ये रिहला से लिया गया एक उदाहरण है। रिहला क्या है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला, ठीक है। अब इब्न बतूता जानकारी दे रहा है हमको, देखते हैं थोड़ा। अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ, कह रहा गुरुवार को निकला मैं तंजीर से, मैं अकेला ही निकल पड़ा बिना किसी साथी यात्री या कारवे के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और उन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी से प्रभावित होकर, मतलब बता रहा है कि मुझे बहुत अंतःकरण का माने होता है इसमें घूमने फिरने की इसकी लालसा बहुत थी, कठिन यात्राएं वगैरह करता था, जिद्दी यात्री था। इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया, अपने प्रियजनों को छोड़ दिया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देता है। मैंने कहा ना कि अपने आप को पक्षी से तुलना कर रहा है और घर को, अपने आवास को घोंसला बताता है। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी, वो कह रहा है 22 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। इब्न बतूता 1354 में घर वापस 54 में पहुंचा। अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद 54 में पहुंचा, याद रखना। यानी कि जब आया था तो जवान होगा, जब घर गया तो बूढ़ा हो चुका होगा 54, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में, क्योंकि 22 वर्ष थी जब आया था और जब वापस गया तो 30 वर्ष बाद गया, तो 22 में 30 मिलाओगे तो 52 हो गया ना, 52 हो गया। तो इसलिए डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र। तो कहने का मतलब है डाकू वाकू का हमला भी झेला इसने वगैरह बताते हैं, ठीक है। तो इसे कुछ नहीं हुआ, वैसे बताते हैं, मतलब सब कुछ करता गया। ये जिद्दी यात्री था, इसने जो ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। जैसे आप में कोई एग्जाम पढ़ाई कर रहा हो तो किसी ने बोल दिया कि इतने चैप्टर पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इतने टेस्ट लगाने हैं तो लगाने हैं। तो जिद्दीपन थोड़ा होना भी चाहिए लाइफ में कभी भी, है ना। इब्न बतूता में वो बहुत था वो, इसलिए इब्न बतूता से हम सीख सकते हैं कि जो काम करना है, जिस काम को करने का दृढ़ निश्चय हमने कर लिया तो कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे, एकाकी यात्री, अगला देख लेते हैं इब्न बतूता का। ये भी इसमें मैं पढ़ देता हूं, जो हाईलाइट कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। वो लिखता है, मैं रीड करता हूं। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री गृहतुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रियाला से लिया गया उदाहरण है। तो बता रहा है यात्रा में लुटेरे ही खतरा नहीं थे, क्या क्या खतरा देख लेते। मुझे ज्वर ने पकड़ लिया था, अपने बता रहा, ज्वर माने बुखार वुखार हो गया, और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे। अपनी यात्रा बता रहा कहां पहुंचा, ट्यूनिस पहुंचा, अफ्रीका में ये भी। और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया। तो कह रहा है मेरा अभिवादन नहीं किया। भाई क्यों करेंगे तेरा अभिवादन, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। कह रहा अंततः एक तीर्थयात्री आ ही गया, उसे भी कोई काम नहीं होगा, कह रहा आ ही गया और इसकी कुंठा का कारण पूछा कि भाई दिक्कत में क्यों लगते हो, क्यों इतने उदास हो, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो बता रहा है अपनी एकाकी यात्रा, बता रहा है अपनी यात्रा का मतलब एक जिक्र कर रहा है, कैसा यात्रा करी वगैरह वगैरह। तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा। अब आगे, शिक्षा तथा मनोरंजन, इस पर भी देख लेते हैं, पैसेज क्या है ये देख लेते हैं। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है। देखो इब्न बतूता जो था अपनी बात वगैरह करता था, ठीक है, और इब्न बतूता के जो श्रुत लेख वगैरह को लिखता था इब्न जुजाई। इब्न जुजाई ऐसा बंदा था जो भी इब्न बतूता वगैरह बोल रहा है, जो लिखवाना चाह रहा है, तो उसकी बातें लिखता था। देखते हैं थोड़ा क्या बात हो रही है इसकी। इब्न जुजाई क्या कहता है प्रस्तावना में। राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृतियों में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों में से के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं। कहने वाले राजा आदेश दे रहा है इब्न बतूता को
कि आपने यात्रा में जो जो देखा, जो जो राजाओं से मिले आप, जो जो संतों से वगैरह से मिले, जो बातचीत हुई आपकी, ठीक है, उसके बारे में हमें अपना एक्सपीरियंस दीजिए। अब बताइए आपको कैसा लगा, कहाँ कहाँ मिले आप। और जो हमारा बंदा है ये इब्न जुजाई, ये लिखेगा आपकी चीज़ें, जो जो आप बोलोगे वो लिखता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हुआ है तो वो एक्सपीरियंस शेयर करो सबके साथ। जैसे आप घूमने जाएं कभी, एग्जाम्पल के तौर पे आगरा बागरा, ठीक है, और आज की डेट में ये आपको इमेजिन करना है कि ना इंटरनेट है, ना कोई व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना कोई मोबाइल है, ना कुछ है। आप गए ताजमहल वगैरह घूमने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेसिकली, ना आप पे फोटो वोटो खींचने का नहीं है, तो क्या करते हैं बंदे, डायरी में लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर आप घर पे आए तो सब पूछेंगे भाई कैसा था ताजमहल वगैरह, कैसे गए, यात्रा कैसे हुई, उसके बारे में बताओ। तो ये कुछ वैसा ही है थोड़ा, ठीक है। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवेक जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं, कहने वाला उपदेश वगैरह की बात कर रहा है, अपनी प्रसन्नता वगैरह बता रहा है, जो बोल रहा है इब्न बतूता उसे अच्छे से बता रहा है, और जो सुन रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है, तो अपनी कहानियां चल रही हैं इसमें, और कुछ नहीं है। दिए गए तथा असाधारण चीजों के बारे में बताया जिसके संदर्भ में अभिरुचि जागी, तो कुछ नहीं है इसमें, ये बस ये याद रखना, इब्न जुजाई जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेख को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, पेपर में आ सकता है, इब्न जुजाई को क्यों नियुक्त किया गया था, इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन। आगे इब्न बतूता के पद चिन्हों पर आप देखते हैं कि इब्न बतूता जब भारत आया तो भारत आने के बाद उससे मोटिवेट होकर और भी लोग आए भारत। जैसे कोई अच्छा काम कर देता है तो उसके बाद और भी लोग होते हैं जो मोटिवेट होते हैं उसको देखकर, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। आगे इब्न बतूता के पद चिन्हों पर 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृतांत लिखे, फारसियों में लिखते थे अपने यात्रा वृतांत। वृतांत का मतलब होता है जो ये देखते हैं, जो स्मृतियां होती हैं इनकी, ठीक है, जो भी इन्होंने घटनाएं वगैरह देखी होती है उसको लिख देना, वृतांत कहलाता है ये। उसी समय भारत में मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने कभी कभी अपने अनुभव लिखे, जो जो भारत आ रहे हैं सब लिख रहे हैं अपने अनुभव। इन लेखकों ने अल बरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया और इनमें से कुछ ने पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसे 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा करी, तो सबसे ये अब्दुल रज्जाक समरकंदी आया 1440 में दक्षिण भारत में, ठीक है। फिर उसके बाद महमूद बली बल्की, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्रा की थी, फिर महमूद बली आया 1620 में, और उसके बाद रहा शेख अली हाजिन जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया और शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे, भारत को देखा उन्होंने, अच्छा लगा उन्हें, और यहां तक कि उनमें से एक महमूद बल्की तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया। जो महमूद बल्की आया था 1620 में, उसे यहां पर इतना अच्छा लगा कि वो सन्यासी बन गया। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए, जो हाजिन आए थे उन्हें भारत से निराशा मिली और यहां तक कि घृणा भी करने लगे, वो भारत के प्रति उनके मन में नकारात्मक इमेज बन गई, नफरत करने लगे, घृणा करने लग गए भारत से। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। तो ये आ रहे थे बल्कि वगैरह, तो इन्होंने हाजिन वगैरह, तो ये इन्हें सोचा था कि हमारा स्वागत होगा वगैरह, तो किसी ने स्वागत नहीं किया, तो इन्हें लग रहा है कि भारत अचंभों का देश है, कोई स्वागत ही नहीं कर रहा किसी का। तो ये इनकी अपनी कहानी है। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर कहने वाला, इब्न बतूता के बाद अल बरूनी के बाद भारत आने वालों का तांता लग गया। तांते का मतलब है आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब चल रहा है, ठीक है, और अपने यात्रा वृतांत लिख रहे हैं। आगे मानव सिर जैसे गिरदर फल, ठीक है, इब्न बतूता बात करता है यहां पे। देखो नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। देखो नारियल की बहुत सुंदर व्याख्या दी है इब्न बतूता ने। नारियल को इसने मानव के सिर से कंपेयर किया है। कैसे देखते हैं, ये वृक्ष नारियल का जो स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। कह रहा है जो नारियल का जो वृक्ष है ये सबसे विस्मयकारी है। विस्मयकारी माने बहुत ही अजीब है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखता है। जो नारियल का वृक्ष है कह रहा है खजूर की तरह दिखता है, क्योंकि जहां से आता है मोरक्को वगैरह से, वहां पे खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं बड़े बड़े। इनमें कोई अंतर नहीं हो, कह रहा है नारियल खजूर में कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक अपवाद का। एक से काष्ठफल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर प्राप्त होता है। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। वो कहता है कि नारियल का जो वृक्ष है मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख और अंदर एक का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। कहने का मतलब बता रहा है जैसे नारियल को सही से देखते तो आंखें वगैरह होती हैं, उसके बाल होते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार कह रहा है इंसान का मस्तिष्क है, ठीक है, उसमें भी क्या है, तो उसी से तुलना कर रहा है उसकी, ठीक है। और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं, जो रेशा होता है नारियल की उससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। जहाज को सिलने काम आता है नारियल का जो ये रेशा वैसा होता है। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी बनाते हैं। कहने का मतलब नारियल की तुलना ही करता है इंसान की खोपड़ी से, इंसान के सिर से, क्योंकि जो इंसान का सिर है उसमें भी बाल है, नारियल में भी बाल है, ठीक है।
नारियल को फोड़ोगे क्या मिलेगा उसमें से? पानी निकलेगा। इंसान का सिर फोड़ोगे तो क्या मिलेगा? खून निकलेगा उसमें से। तो उसी से तुलना कर रहा है ये थोड़ी थोड़ी। तो पेपर में आ जाए तो नारियल वारियल की बात किसने करी है? तो इब्न बतूता ने बात करी है, ध्यान रखना, ठीक है। गिरदर फल कह रहा है इसे, ये पैसे जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। आगे पान, पान के बारे में देख लेते हैं। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन है, देख लेते हैं। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है, और पान का कोई फल नहीं होता, वो कह रहा है, और इससे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। बता रहा खाने की विधि कैसी है। अब जो भारतीय होगा उसे पता ही है भाई पान वान कैसे खाते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि ये बाहर से आ रहे हैं, बाहर के देश से आ रहे हैं, तो इनको कुछ नहीं पता है। अब भारतीयों को सब पता है, तो पान वान, ठीक है। पहले सुपारी ली जाती है और ये जायफल जैसी होती है, और इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक कि इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते, और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ ही चबाया जाता है। तो कहने वाला है पूरे पान की विधि बताइए। नारियल पान की बात आए तो किसने बात करी है? ये इब्न बतूता ने बात करी है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, दिल्ली का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। दिल्ली जो है, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली से करें, देख लें थोड़ा, है ना। दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली नाम से उद्धृत किया गया था, जो हाईलाइट है उस पर ध्यान देना, और का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। इब्न बतूता ही दिल्ली के बारे में बताता है, क्योंकि उस समय दिल्ली में ही आया था, ये भारत में आया था, और भारत की जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था वो दिल्ली में ही था, ठीक है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। प्राचीर माने चारों तरफ से दीवार खड़ी है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है, एक हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है, और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार और द्वारपालों के कक्ष है, अंदर कक्ष, द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बनाए गए हैं। बता रहा है कि दीवार के अंदर क्या क्या रख रखा है, बारूद वारूद, हथियार बतियार रख रखे हैं। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरी छोर तक आते जाते हैं, और प्राचीर में खिड़कियां बनी रहती हैं। बता रहा है, उसकी पूरा वर्णन कर रहा है अच्छे से कि प्राचीर में क्या बनी है। प्राचीर मान दीवार जो शहर की ओर खुलती है, और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जो नीचा भाग है पत्थर का है, जबकि ऊपर भाग ईंटों का है। इनमें से एक तरह के आसपास से बनी हुई कई मीनारें भी हैं। इस शहर के 28 द्वार है, 28 द्वार है इस शहर के, दिल्ली के, जिन्हें दरवाजा कहा जाता है, और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तरह जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। ये तुगलकाबाद का किला है, देख सकते हैं आप। जो दिल्ली में रहता है उसे पता ही होगा, ठीक है। जो दिल्ली में नहीं रहते उन्होंने पढ़ा होगा, किताबों में देखे होंगे उसके फोटोज। तो ये फोटोज है, थोड़ा पुराना, इसे अच्छे देख लेना। किला है, ठीक है, दिल्ली का, तुगलकाबाद का किला है। दिल्ली का एक मेहराब है ये। ऊपर मेहराब इसलिए क्योंकि ऊपर की इसकी बनावट देखोगे तो गोल गोल टाइप की जैसी लग रही है, तो ये से, ठीक है। और बस्ती की किलेबंदी की दीवार का हिस्सा है। इस तरह किलेबंद की गई थी दीवार पूरी बस्ती। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिल्ली के बारे में पढ़ लेना, पैसे जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। दिल्ली का थोड़ा वर्णन किया गया है तुगलक के समय में, ठीक है। आगे बाजार में संगीत। तो यहां इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, जिसे ताराबाद कहते हैं। ताराबाद क्या है? बाजार है जो पुरुष महिला गायकों के लिए। ये सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें, में जल्दी पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि कहानी है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। रीड करोगे तो आराम से हो जाएगा। जहां जहां समझाने वाला है मैं समझाता चलूंगा। और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवाज में खुलता है। दुकानों को कालीने से सजाया गया। दुकान की बात हो रही है। दुकान के मध्य में झूला है, जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुएं सजी होती है, और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुम्बद खड़ा हुआ है, जिससे कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इनमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिका एक के बाद एक झुंडों के समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती हैं और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार में से गुजरता है तो गुंबद में उतर कर आता था, और गायिका उसके समक्ष गाना प्रस्तुत करती थी। बाजार का जिक्र किया गया है कि गायिका गाने गा रही है, मस्जिद है, यहाँ पर इबादत हो रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखना कि दौलताबाद का जिक्र आया है, और इब्न बतूता बता रहा है बाजार में संगीत वगैरह भी होता था। दौलताबाद जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। इब्न बतूता जिक्र कर रहा है इसका भी, क्योंकि इब्न बतूता पूरा भारत में घूमा है, तो घूम घूम के उसने जो देखा भारत के बारे में, जो जो उसे अजीब लगा वो सब लिख रहा है वो। चाहे नारियल हो, चाहे बाजार में संगीत हो, पान हो, सब लिख रहा है वो। आगे घोड़े पर और पैदल, तो देख लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या बात हो रही है। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। डाक व्यवस्था के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था, उसे अच्छे से पढ़ लेना। तो इब्न बतूता क्या बताता है, देखते हैं। भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है, कह रहा है।
अश्व डाक व्यवस्था जिसे उल्लूक कहा जाता है, अश्व है पहली जिसे उल्लूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चलित होती है। हर 4 मील की दूरी पर घोड़े वगैरह खड़े होते हैं, उससे चलती है ये व्यवस्था। 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है 1 मील। तो पैदल डाक व्यवस्था के प्रति 3 मील अवस्थान होते हैं, उसे दावा कहा जाता है। पैदल जो डाक व्यवस्था है वो 3 मील के अंतराल पर होती है, उसे दावा कहा जाता है। और ये 1 मील 1/3 होता है और हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है। तो बता रहा हर 3 मील पर एक गांव होता है, तो इसके बारे में जानकारी दे रहा है। जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेश वाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र और दूसरे में घंटियां सहित छड़ लिए क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते हैं तो तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ दूरी पर, जो इन्होंने 3 माइल जो भी दे रही है आंकड़ा, तो उन अंतरालों पर कुछ लोग खड़े रहते हैं जो क्या करते हैं, कुछ लोगों का इंतजार करते हैं जो आ रहे होते हैं, ठीक है। वो संदेश लेकर आ रहे हैं और घंटी वगैरह वो बजा देते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है जो बैठे हुए लोग हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, कि हम सब सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। जो वो लोग आ रहे हैं वो अपना हमें मैसेज देंगे और मैसेज को हमें आगे पहुंचाना है, ठीक है। और आगे भी लोग इंतजार कर रहे होंगे उसी प्रकार का। तो पूरा एक तंत्र बना दिया था ये, क्योंकि एक व्यक्ति तो जाएगा नहीं भाई, 200-300 किलोमीटर चल के तो जाएगा नहीं एक व्यक्ति। तो क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या करेगा, वो अपना संदेश को दूसरे व्यक्ति से पहुंचाने की कोशिश करेगा। जैसे ए है, ठीक है, ए 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और 50 किलोमीटर पे बी खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बी को पता है कि ए मैसेज लेकर आ रहा है, वो मुझे प्राप्त करना है, ठीक है। बी, ए का काम खत्म हो गया जैसे ही उसने बी को अपना मैसेज दे दिया। अब बी क्या करेगा, 50 किलोमीटर और आगे जाएगा तो सी मिल जाएगा उसे, तो सी उसका मैसेज ले लेगा। अब बी का भी काम खत्म, अब सी आगे बढ़ेगा, आगे डी इंतजार कर रहा होगा। तो पूरा एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया था उनने, जिससे कि यह संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से पहुंचता रहे, समझे। तो ध्यान रखना, ये डाक व्यवस्था थी उनकी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में, तो पढ़ लेना, इसे रीड कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दासियों के बारे में क्या बताता है देखते हैं। दास प्रथा चल रही थी, दासियां वगैरह खरीदी बेची जा रही थी उस समय, दास व्यवस्था चलती है, इसके बारे में बतूता बताता है। देखते हैं, इब्न बतूता हमें बताता है कि सम्राट की आदत है कि हर बड़े या छोटे अमीर के साथ भी अपने दासों में से एक को रखने की, उसके अमीरों की मुखबरी करता है। मतलब दासों से के द्वारा मुखबरी करवाता है अमीरों की। कौन, तुगलक। मुखबरी माने होता है जासूसी वगैरह करवाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको पिछली क्लासों में कि जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं कि हो सकता है कि वो साजिश वगैरह रच रहे हो तुगलक को ही हटाने की। तो मोहम्मद बिन तुगलक चाहता है कि जो अमीर जो भी बातें करते हैं ना, मुझे पता चलती रहनी चाहिए। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों को हमले और अभियानों के द्वारा बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। तो ये सब दास प्रथा वगैरह चल रही है धड़ल्ले से, ध्यान रखना। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है दास दासियों का प्रयोग कर रहा है अपने अमीरों से सूचना प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उनकी जासूसी करवा रहा है अमीरों की अपनी, क्योंकि अमीर तबका ऐसा था जो उसे गद्दी से हटा सकता था, ये तुगलक को डर लगता था, तो इसलिए। आगे, व्यापक गरीबी। अब इब्न बतूता का भी काम खत्म हुआ, ठीक है। पहला अल-बरूनी हो गया, दूसरा इब्न बतूता के बारे में हमने पैसे पढ़ लिया। अब तीसरा जो यात्री है नंबर 3, उसका नाम है क्या, उसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर, जिसने किताब लिखी थी कौन सी, पॉज करके उत्तर दो इसका, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ट्रबल्स इन द मुगल एम्पायर, जो 17वीं शताब्दी में आया था। मुगल काल उस समय चल रहा था, और मुगल काल के कौन से बादशाह थे, शाहजहां, ठीक है। और उनके बड़े बेटे दारा सिकोह की सेवा में आया था एज अ शल्य चिकित्सक के रूप में। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लासेस में। अब आगे देखते हैं थोड़ा, ठीक है। व्यापक गरीबी के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है। देखते कौन बता रहा है, देखते हैं। पेलसट, ये बर्नियर नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पेलसट। शर्ट पहनते हैं ना, शर्ट ऐसे याद कर लेना, पेलसट। पेलसट नाम है ये डच यात्री ने, डच यात्री है। डच यात्री कहते हैं किसको, नेदरलैंड के लोगों को कहते हैं डच। ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। पेलसट आया था 17वीं सदी में, जो कि डच यात्री पेपर में आ सकता है। पेलसट कौन सा यात्री, डच यात्री कब आया, 17वीं सदी में। और बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित हो गया, उसे भी गरीबी दिखी भारत में। देखते हैं क्या बोलता है वो। ये जो इन्वर्टेड कोमास है इसका मतलब पेलसट बता रहा है, इतने अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं, इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित किया। बताया उसने बहुत गरीबी वगैरह में रह रहे हैं, दुर्भाग्य है इन लोगों का, अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। तो यहां पर जो पेलसट है वो बताने की कोशिश कर रहा है, जो राजा है यहाँ का, जो शासक है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा शोषण करता है वो यहाँ का किसानों का,
और किसानों को इतना परेशान करता है कि उनके पास रोटी वोटी भी नहीं बचती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 65 बता रहा है, जो भी बता रहा है। ठीक है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। गरीब किसान, देखते हैं गरीब किसान के बारे में क्या बोल रहा है। थोड़ा सा मिट रहा है क्योंकि पुरानी किताब का था ना, ये थोड़ा सा ये कटआउट लगाया मैंने, जो आप अपनी किताब में देखना आपको मिल जाएगा। गरीब किसान, तो यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचलों में कृषकों के विषय के में दिए गए विवरण के उदाहरण दिए जा रहे हैं। एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो कृषकों के बारे में बता रहा है बर्नियर, क्या बता रहा है देखते हैं। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमि या बंजर पर्वत है। बता रहा है हिंदुस्तान की आधी सी जगह जगह में रेतीली ये भूमियां हैं, बंजर वगैरह हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है भारत की, कह रहा है ये बर्नियर। और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। कह रहा है जो कृषि योग्य भूमि है उसमें भी श्रमिक नहीं मिलते हैं, उसके अभाव में यानी कमी में वो कृषि विहीन रह जाता है। और इनमें से कई श्रमिक गवर्नर द्वारा दिए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। जो गवर्नर है बुरे व्यवहार करता है श्रमिकों के साथ। और गरीब लोग जब भी अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है। तो बता रहा है यहाँ पर बर्नियर की जो गरीब लोग वगैरह जो अपने स्वामियों को, जमींदार वगैरह हो गए वगैरह, इनको अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे बहुत दिक्कत आती है। जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, वो अपना जीवन सही से चला नहीं सकता और अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है उसे, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। उनके बच्चों वगैरह को दास बना लिया जाता है, ऐसा बोल रहा है ये बर्नियर। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश होकर किसान गांव छोड़कर चले जाते थे। ज्यादा ही हमें अत्यंत निरंकुशता दिखती है, निरंकुशता। इससे क्या होते थे, भाग जाते थे किसान। ठीक है, ध्यान रखना। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास यह था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। कहने का मतलब है बर्नियर यहाँ पे किसान विसान की बातें कर रहा है, उनकी दरिद्रता वगैरह, दयनीयता वगैरह समझा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, जो भारत के बारे में किसान कृषि का जो जिक्र करता है, ये इसका अतिशोक्तिपूर्ण विवरण है। अतिशोक्ति का मतलब है कि इसने ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें बताई हैं, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है फ्रांस की तुलना में। तो इसका ये बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लिखा गया इसका विवरण है, ध्यान रखना। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पहले से ये मान के चलना कि ये चीज बेकार है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। आगे यूरोप के लिए चेतावनी देता है बर्नियर, देखते हैं। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो, यूरोप को चेतावनी दे रहा है कि मुगल कालीन ढांचे का अनुसरण मत करना। अनुसरण का माने फॉलो मत करना, मुगल को दिक्कत हो जाएगी वरना तुम्हें भी। जैसे उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित हैं, इतने समृद्ध हैं, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसे कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उसकी और बेहतर और राशि ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसा कि वे जिनके विषय में वर्णन किया है मैंने। तो कहने का मतलब वही बता रहा है कि मुगल कालीन ढांचे को मत प्रयोग करना। जो आप समृद्ध हैं, जो आप अच्छे हैं, आपकी सब बर्बादी हो जाएगी। ठीक है, भिखारियों वगैरह, क्रूर लोगों का राजा ना बनना, ये सब बता रहा है वो सब। आगे हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण ना रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है, व्यक्त टीले और झाड़ियां अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले बताया गया। कहने का मतलब बता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि जो मुगल कालीन ढांचा है उसका अनुसरण मत करना। जैसे मुगलों के बारे में गलत लिख रहा है, भारत के किसानों के बारे में गलत लिख रहा है, तो बता रहा है कि यूरोप में भी ऐसी गरीबी, भयंकर दरिद्रता वगैरह आ जाएगी अगर मुगल कालीन चीजों को आपने फॉलो किया तो। ठीक है, तो यहाँ के राजाओं से सीखो, वही कह रहा है कि इन जैसे हरकतें मत करना उधर। आगे एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य देखते हैं क्या है। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य क्या देख लेते हैं। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया। इसमें बर्नियर कृषि के बारे में बताएगा, शिल्प उत्पादन के बारे में बताएगा। देख लेते हैं। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। वो बोल रहा है, फिर अब यहां पर बोल रहा है कि उपजाऊ भी है। पहले बोल रहा था अधिकांश जो जमीन है वो रेतीली है, बंजर है, अब कह रहा है उपजाऊ भी है। आगे उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य की तुलना कर रहा है वो, कि बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी उगाई नहीं जाती, जैसे रेशम, कपास और नील से कहीं आगे। तो वो बंगाल की तुलना मिस्र से कर रहा है कि मिस्र में जितनी चीजें नहीं उगाई जाती उससे कहीं ज्यादा चीजें बंगाल में उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास, नील की बात कर रहा है। आगे भारत के कई ऐसे भाग हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है, जनसंख्या अच्छी है भारत में, और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहां एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है
हालांकि शिल्पकार को आलसी कह रहा है भारत के। आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश के भी प्रयोग होते हैं और विदेश में भी निर्यात किए जाते हैं के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। कहने का मतलब है शिल्पकार को वो आलसी कह रहा है, लेकिन बता रहा है कसीदाकारी, कढ़ाई, सोना, चांदी के वस्त्र वगैरह बना लेता है, उसके लिए बाध्य किया जाता है उसे। ठीक है, उसे मजबूर किया जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। यहां पर बर्नियर कह रहा है कि पूरे विश्व से सोना जो चांदी है वो भारत आ रहा है, माने बहुमूल्य धातु है, अर्थात चांदी और सोना भारत आने का मतलब है कि भारत का जो सामान है, जो कसीदाकारी की जा रही है, स्वर्ण, जो रेशम के कपड़े वगैरह बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग है दुनिया में, यानी कपड़ा वगैरह हमारा जा रहा है, बदले में सोना चांदी आ रहा है। तो ये बर्नियर मानता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एग्जाम में आ सकता है। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य बता रहा है, समाज और आर्थिक परिदृश्य बता रहा है कि समाज के लोग कैसे हैं, कृषक वगैरह की स्थिति कैसी है, ये सब समझा रहा है। आगे ये सोने का चम्मच देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखो लगा दिया मैंने। सोने का चम्मच जिनमें पन्ने एवं मणिक जड़े हुए हैं मुगलकालीन शिल्पकारों का खास दक्षता का उदाहरण है। देखो शिल्पकार जो थे मुगलकालीन ऐसे बना लेते थे, इतने कीमती, इतना अच्छा सुंदर दिख रहा है, जो इसको बना सकते थे वो लोग, उनके पास कला थी, उनके पास दक्षता थी। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं। आगे राजकीय कारखाने, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक दो पैसेज आपके रह रहे हैं, वो अगली वीडियो में मैं उसे लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, जब जो लास्ट वाली वीडियो लाऊंगा ना, इसमें आपको मैं वन लाइनर पढ़ाऊंगा, तो एक दो पैसेज और रह रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, उसी में मैं उसे इंक्लूड कर लूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।